नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आम आदमी पार्टी को लगने लगा कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ईडी से सवाल कर रहा है, अंतरिम जमानत की बात कर रहा है, उसके नेता चुनाव तक के लिए बाहर आ सकते हैं। कोर्ट के वही मजबूत जवाब, ईडी के वही कमजोर जवाब। आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता इस वक्त जेल में हैं, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन। सुप्रीम कोर्ट में आज अरविंद केजरीवाल को लेकर जो बहस हुई है, उसे हर नागरिक को एक बार नहीं 10 बार सुनने की जरूरत है। सारी बहस हम यहां हूबहू पेश नहीं कर पाएंगे, लेकिन मुख्य बातों को जरूर रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट में गौतम नवलखा के मामले की भी सुनवाई होने वाली थी, हाउस अरेस्ट की जगह बदलने को लेकर, लेकिन एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। तब कोर्ट ने कहा कि जब भी मामले की सुनवाई होती है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हाजिर नहीं होते। अभी तक इस मामले में चेहरा नहीं दिखाया, हर बार मामला बिना सुनवाई के टल जाता है। अब यह अगले हफ्ते के लिए टल गया और उन्हें आखिरी मौका दिया गया है। यह केजरीवाल से बिल्कुल अलग मामला है, लेकिन पता चलता है कि स्टेट इन मामलों में किस तरह की धूप छांव का खेल खेलता है। इसलिए केजरीवाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है, उसे गौर से समझने के लिए यह भी जरूरी है कि आसपास के मामलों को देखिए 7 मई को कर्नाटका के बाकी 14 सीटों के लिए मतदान हो गए। प्रज्वल रेवन्ना मतदान पूरा होने से पहले नहीं आया, वरना विवाद होता, जनता को पता चलता उसकी करतूत क्या है। आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच के सामने ईडी ने जिस तरह से दलील पेश की, जमानत का विरोध किया, उसे लेकर हर किसी को चिंता करनी चाहिए। अगर एक मुख्यमंत्री को इस तरह की कमजोर और बेतुकी दलीलों के आधार पर जेल में डाला जा सकता है, तो फिर इस देश में किसी भी आम नागरिक के संवैधानिक अधिकार सुरक्षित नहीं है। कोर्ट ने 3 मई और आज की सुनवाई में भी इस पर जोर दिया कि पीएमएलए के तहत अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसका पैमाना उच्च स्तर का होना चाहिए, सारी सामग्रियों को ठोक बजाकर देख लेना चाहिए, उस पर विचार कर लिया जाना चाहिए, तब गिरफ्तारी होनी चाहिए। हर किसी को यह बात समझनी चाहिए कि क्यों कहा जा रहा है कि ईडी जब किसी को गिरफ्तार करे तब सारे सबूत हाई क्वालिटी के होने चाहिए, क्योंकि ईडी जब अरेस्ट करती है तब अभियुक्त को एफआईआर की कॉपी नहीं देती है, जैसा कि अन्य किसी भी पुलिस गिरफ्तारी में होता है। ईडी के केस में गिरफ्तार करने वाले अफसर को इतनी ताकत है कि वह किसी को भी लंबे समय के लिए जेल में डाल सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट गिरफ्तार करने वाले अफसर की जिम्मेदारी तय करने की कोशिश करता रहा, ताकि आगे के मामलों में ऐसा ना हो। आप यह वीडियो इसलिए मत देखिए कि केजरीवाल के मामले की सुनवाई में क्या हुआ, बल्कि इसलिए भी देखिए कि ईडी आपके साथ भी क्या क्या कर सकती है, तब आप अपना बचाव कैसे करेंगे। सुप्रीम कोर्ट जब कहता है कि गिरफ्तारी केवल विश्वास के कारणों के आधार पर नहीं हो सकती है, सबूत भी ठोस होने चाहिए, तो यह आपके अधिकार से जुड़े सवाल है। लेकिन ईडी के वकील इसमें छूट लेने की बात करते रहे कि पीएमएलए में गिरफ्तारी के अधिकार अलग हैं और व्यापक हैं, उसके पास विश्वास करने के पर्याप्त कारण हैं। तब कोर्ट ने विश्वास करने के कारणों की भी व्याख्या कर दी और समझा दिया कि आप ऐसे किसी को मनमाने तरीके से विश्वास करने के पर्याप्त कारणों के आधार पर गिरफ्तार नहीं कर सकते कि उसने ऐसा लगता है कि अपराध में शामिल है या किया होगा। इस आधार पर नहीं कर सकते कि आपका विश्वास है कि वह अपराध में शामिल है। ईडी की दलीलों को सुनकर यही लगता रहा कि अरविंद केजरीवाल को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि गिरफ्तार करना ही था, जैसे ईडी को भी पता नहीं कि क्यों गिरफ्तार किया गया है, बस किसी और की मर्जी हुई होगी और एक मुख्यमंत्री को उठाकर जेल में डाल दिया गया। अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च की शाम गिरफ्तार किया गया। आज 47 दिन हो गए। यह ध्यान में रखिए कि केजरीवाल ने जमानत की याचिका दायर नहीं की है, बल्कि अपनी गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती दी है। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की दलील है कि गिरफ्तारी अवैध है। चुनाव के समय गिरफ्तारी की गई ताकि वे प्रचार में शामिल ना हो सकें। इससे चुनावी प्रक्रिया में जो समतल जमीन होनी चाहिए वो जमीन समतल नहीं रह जाती, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रह पाती है। भारत के महान न्याय अभिकर्ता यानी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया
तुषार मेहता की दलीलें सुनकर लगा कि वे किसी भी तरह से केजरीवाल को बाहर आने से रोकना चाहते थे। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने कोर्ट को हर तरह से संतुष्ट करना चाहा, मगर आज वे सफल होते नहीं लगे। केजरीवाल की गिरफ्तारी में देरी क्यों हुई, पूछताछ में देरी क्यों हुई तो किस आधार पर गिरफ्तारी हुई? ईडी के पास इन सवालों के एक भी ठोस जवाब नहीं थे, एक भी ठोस सबूत नहीं था जिसके दम पर अदालत को लाजवाब कर दे और अभिषेक मनु सिंघवी को चुप करा दे। जब कोर्ट ने अंतरिम बेल की बात की तब सॉलिसिटर जनरल ने यहां तक तर्क दे दिया कि एक किसान को अपने खेतों में जाना होगा, एक दुकानदार को अपनी दुकान खोलनी होगी। आप एक मुख्यमंत्री को इनसे अलग ट्रीटमेंट कैसे दे सकते हैं? आप तो राजनेता को एक क्लास नागरिक कह रहे हैं कि उन्हें चुनाव प्रचार करना है। क्या एक किराना की दुकान चलाने वाले का धंधा चुनाव प्रचार से कम महत्वपूर्ण है? क्या आप बीज बोने के लिए अंतरिम बेल दे देंगे? आप कैंपेन के लिए अंतरिम बेल कैसे दे सकते हैं? इस पर कोर्ट को कहना पड़ा कि अगर आप इतना समय लेंगे तो हम जमानत पर इस महीने के आखिर तक विचार नहीं कर पाएंगे। हम चाहते थे कि गर्मी की छुट्टी से पहले केस पूरा हो जाए। चुनाव तो 5 साल में एक बार आते हैं, फसल बोने का मौसम तो हर 4 महीने में आता है। हमें आपका यह तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि कुछ हो जाए, भले हमारे पास सबूत नहीं है तो भी बेल ना मिले और अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार में शामिल ना हो। इन दलीलों से उन आरोपों को मजबूती मिलती नजर आ रही थी जब आम आदमी पार्टी के नेता कहते थे इसलिए गिरफ्तार किया गया ताकि दिल्ली में, गुजरात में, पंजाब में या कहीं और केजरीवाल प्रचार ना कर सकें। इस लेवल पर ईडी की दलील आती नजर आई। जब कोर्ट के सवालों को संतुष्ट नहीं कर पाई तो इन तर्कों के आधार पर जमानत का विरोध करने लग गई, जैसे किसी तरह माई बाप हुजूर सरकार इस मुख्यमंत्री को जमानत ना दें। ध्यान से देखिए, जब एक मुख्यमंत्री की इस तरह की हालत की जा सकती है तो आप में से कोई सुरक्षित नहीं। तुषार मेहता की एक ही दलील थी कि अगर केजरीवाल को जमानत दी गई तो आम आदमी हताश हो जाएगा। लेकिन आम आदमी क्यों हताश हो जाएगा? क्या उसे पीएमएलए के बारे में पता है? क्या उसने कोई फाइल देखी है? फैसला कोर्ट को करना है, सवाल कोर्ट को करना है। अगर अदालत जमानत देने का फैसला करती है तो इससे आम आदमी कैसे हताश हो जाएगा? बिना किसी ठोस आधार के किसी चुने हुए मुख्यमंत्री को महीनों जेल में रखा जाएगा, तब क्या आम आदमी हताश नहीं होगा? तो ईडी के वकील जमानत का विरोध करते करते इस बिंदु पर बहस करने लगे कि एक आम आदमी और मुख्यमंत्री के बीच फर्क नहीं किया जाना चाहिए, संवैधानिक बराबरी की बात करने लग गए। यह दलील सुनकर कोई भी सोच सकता है कि जिस मुख्यमंत्री को 47 दिनों से जेल में रखा गया है उसे स्पेशल ट्रीटमेंट कहां मिल रही है? उसे तो इंसुलिन नहीं दी जा रही थी, उसके लिए भी कोर्ट जाना पड़ा, तब जाकर इंसुलिन दी गई। तो तुषार मेहता किस स्पेशल ट्रीटमेंट की बात करने लगे? केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी को याद दिलाना पड़ा कि लोकतंत्र संविधान के मौलिक ढांचे का हिस्सा है और निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव लोकतंत्र का अभिन्न हिस्सा है। यानी कह सकते हैं कि चुने हुए मुख्यमंत्री को चुनाव के समय जेल में रखना उस आम आदमी के अधिकारों का भी हनन है जिसने उन्हें चुना है। मेहता अपनी बहस में इसे लगातार आम आदमी के अधिकार बनाम राजनेता के अधिकार बनाना चाह रहे थे। आप दर्शकों को यह बात समझनी चाहिए कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव प्रक्रिया केवल नेताओं और राजनीतिक पार्टियों के लिए नहीं होती, यह आपका भी अधिकार है। सूरत के लाखों लोगों के वोट डालने का सुख छिन गया। इंदौर में राष्ट्रीय पार्टी का विकल्प समाप्त हो गया। इससे भी आप आम नागरिकों के अधिकारों का हनन होता है। उन इलाकों की जनता का अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार छिन गया। जब सारी दलीलें कमजोर पड़ गईं तो तुषार मेहता कहने लगे कि संजय सिंह ने बेल को मिसयूज किया है, यानी गलत इस्तेमाल किया है। इसका केजरीवाल की बेल से क्या लेना देना हो सकता है? यह भी तो सोचिए। इसी दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी बना एक सरकारी गवाह शादी की सालगिरह मनाने स्पेन गया। एक दूसरा गवाह चुनाव प्रचार कर रहा है। उसके पिता को बीजेपी टीडीपी का उम्मीदवार बनाया गया है। क्या तब तुषार मेहता को याद आया था कि इतने बड़े केस में सरकारी
गवाह को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलनी चाहिए? तब तो ईडी ने विरोध नहीं किया। क्या उसे स्पेशल ट्रीटमेंट से आम आदमी को कोई हताशा नहीं हुई होगी? लेकिन वे उदाहरण चुनते हैं कि किसानों को क्या बीज डालने के लिए बेल मिल सकती है। 47 दिन से एक राज्य के मुख्यमंत्री को जेल में रखा गया है। उन्हें किस प्रकार से विशेष ट्रीटमेंट दी जा रही है, जिसके आधार पर तुषार मेहता कोर्ट के सामने उनकी जमानत का विरोध कर रहे थे। उनकी दलील में कई बुनियादी खोट थीं। उनके कहने का मतलब था कि अगर आम आदमी भूखा है तो मुख्यमंत्री को भी भूखा रहना चाहिए, ताकि मुख्यमंत्री को भूखा साबित किया जा सके। अगर आम आदमी को गलत आधार पर अरेस्ट किया गया है तो उसे बिल्कुल जमानत मिलनी चाहिए, फिर चाहे वो बीज डाले या किराने की दुकान का शटर खोले। पिछले कुछ समय में आपने देखा होगा कि सरकारी वकील बार बार कोर्ट के सामने पब्लिक परसेप्शन यानी जन धारणा और सोशल मीडिया टिप्पणी का तर्क पेश करने लग जाते हैं। इसी तरह का तर्क इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में कोर्ट के सामने रखा गया। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे कंधे मजबूत हैं। क्या सरकारी वकीलों को यह याद नहीं रहता कि भारत की अदालत पब्लिक परसेप्शन पर नहीं बल्कि संविधान और कानून पर अपने फैसले आधारित करती है? जनता क्या सोचेगी, कैसी छवि बनेगी, यह आधार तो नहीं हो सकता। जस्टिस खन्ना और जस्टिस दत्ता की बेंच बार बार एक ही सवाल कर रही थी कि केजरीवाल से पूछताछ इतना समय गुजर जाने के बाद क्यों की गई। यह अच्छी बात नहीं है कि जांच एजेंसी 2-2 साल का समय ले। जस्टिस खन्ना इसी बात पर टिके रहे कि केजरीवाल की गिरफ्तारी का आधार क्या है। कोर्ट इन सवालों से यही जानना चाहता था कि कार्रवाई के समय और गिरफ्तारी के बीच इतना अंतर क्यों है। चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तारी का वक्त क्यों चुना गया? बस इतनी सी बात पर ईडी के वकील घुमा फिराकर कई बार जवाब देने की कोशिश करते रहे, लेकिन जस्टिस खन्ना संतुष्ट नहीं हुए। ईडी कहती रही कि गवाहों ने शुरू में केजरीवाल के नाम नहीं लिए, जांच में उनका नाम नहीं आया, और जब हमने जांच शुरू की हमारी जांच केजरीवाल के खिलाफ नहीं थी। जांच के दौरान उनकी भूमिका सामने आई, इसलिए शुरू में मगुंटा या शरत रेड्डी से केजरीवाल के बारे में एक भी सवाल नहीं पूछा गया। उन पर जांच केंद्रित ही नहीं थी। शुरू में ईडी के पास कोई कारण नहीं था कि केजरीवाल पर आरोप लगाए, इसलिए सवाल नहीं पूछा गया। एक मुख्यमंत्री को आपने गिरफ्तार किया है और आपके पास इसका जवाब ही नहीं है कि पहले क्यों नहीं पूछताछ हुई। कोर्ट ने बार बार पूछा कि जांच, पूछताछ और गिरफ्तारी में इतना वक्त क्यों लगा। इन दलीलों से कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ। 2 साल पुराना मामला है। केजरीवाल को अभी गिरफ्तार क्यों किया गया? यह ठीक नहीं है। इतना वक्त क्यों लगा? कोर्ट बार बार कहता रहा। कोर्ट ने सवाल किया कि इस मामले में केजरीवाल का नाम सबसे पहले कब आया, तो बताया गया कि बुची बाबू के बयान में। बुची बाबू तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी के कविता के सीए हैं। कोर्ट ने कहा कि इस केस में तो आपको फ्रंट फुट पर खेलना चाहिए था। आखिर आपने पीएमएलए के सेक्शन 19 में अरेस्ट किया है। हमें यह देखना होगा कि यह उनकी गिरफ्तारी के प्रति दिए गए विश्वास के पर्याप्त कारणों के तहत है कि नहीं। इस पर एसवी राजू ने कहा कि गिरफ्तारी का आधार अलग होता है। यहां कोर्ट ने उन्हें पकड़ लिया और कहा कि नहीं मिस्टर राजू, गिरफ्तारी का आधार और विश्वास के कारणों को एक ही होना होता है। कारण को गिरफ्तारी के आधार से कहीं ज्यादा व्यापक होना पड़ता है। आपको उस पहलू पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन बयानों में केजरीवाल पर आरोप बन रहा है वो हमें एक कागज के टुकड़े पर लिखकर दीजिए। 100 करोड़ की रिश्वत के आरोप में ईडी 1 लाख के होटल बिल का हवाला देने लग गई और उसे मनी लॉन्ड्रिंग के तौर पर पेश करने लग गई। ईडी ने कहा कि गोवा चुनावों के दौरान केजरीवाल 7 सितारा होटल में ठहरे। इस होटल का बिल 1 लाख था जिसे चंद्रप्रीत सिंह ने दिया। तो क्या 1 लाख रुपया प्रोसीड्स ऑफ क्राइम यानी रिश्वत है? तभी जस्टिस खन्ना ने कहा पीएमएलए सेक्शन 19 पर ध्यान दीजिए। कोर्ट के कहने का मतलब था कि ईडी को बताना होगा कि क्यों गिरफ्तार किया, उसके पास क्या सबूत थे। बस इसी एक बात का जवाब ईडी आज नहीं दे पाई कि केजरीवाल को किस आधार पर गिरफ्तार किया गया। उसने जो भी जवाब दिया अदालत उससे संतुष्ट नहीं हुई। जस्टिस खन्ना ने कहा कि गिरफ्तारी का आधार हाई स्टैंडर्ड का होना चाहिए। जिस अधिकारी ने गिरफ्तारी की है उसे सारे वैधानिक पहलुओं का ध्यान रखना चाहिए, स्वतंत्रता के अधिकार का भी ध्यान रखना चाहिए। ईडी के वकील राजू कहते हैं कि पीएमएलए के केस में किसी को दोषी करार देने के लिए सारे सबूत देखने की जरूरत नहीं। तब कोर्ट ने कहा निर्दोष साबित करने के लिए एक एक सामग्री की जांच परख करनी पड़ती है। यह जरूरी है। पीएमएलए का पूरा सार ही यही है। दोषी करार देने में सारे सबूत देखने की जरूरत नहीं। बहस की बारीकियों से होते हुए सुप्रीम कोर्ट ईडी को लेकर आज पीएमएलए की जड़ तक पहुंचा।
कोर्ट के सवालों से ईडी के वकील कहने पर मजबूर हो गए कि पीएमएलए कानून दरअसल कैसे काम करता है, कैसे इसमें मनमर्जी चलाना संभव हो जाता है। ईडी के वकीलों की दलील से ही सब कुछ सामने आ गया। इतना सब होने के बाद भी केजरीवाल को अंतरिम जमानत आज नहीं मिली। पार्टी एक तरह से अनिश्चित हालत में पहुंच गई है कि उसके नेता बाहर आएंगे या नहीं। दिल्ली में 25 मई को मतदान है, पंजाब की 13 लोकसभा सीटों के लिए 1 जून को। क्या संजय सिंह, सुनीता केजरीवाल पार्टी के नेतृत्व की कमी पूरी कर पाएंगे? इस बीच आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को मैदान में उतार दिया है।